हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो इन स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 भूगोल की बुक का अध्याय 2, ठीक है। ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। हम ग्लोब किसका मॉडल होता है? पृथ्वी का छोटा प्रारूप, ठीक है। पृथ्वी का छोटा प्रारूप को क्या कहते हैं? ग्लोब। तो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी में कौन सी रेखाएं हैं, क्या नाम है, कितने डिग्री पर स्थित हैं, ठीक है। और अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, उत्तरी ध्रुव कहाँ है और दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, ठीक है। हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ठीक है। आप पढ़ चुके होंगे पिछले अध्याय में। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। कहाँ चपटी है? यह उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का और यह दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और ये देखो, ये थोड़ी सी चपटी हुई है, ठीक है। तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है, मध्य से थोड़ी, बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। तो ग्लोब क्या है? यहाँ पर दर्शाया गया है ग्लोब। इसे कहते हैं ग्लोब। पृथ्वी का छोटा प्रारूप, मॉडल को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। कुछ ग्लोब जो पृथ्वी के प्रारूप को दर्शाते हैं, कुछ ग्लोब बड़े होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। कुछ छोटे ग्लोब भी होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं, या जिनमें हवा भरकर उनको बड़ा कर दिया जाता है और जब हवा निकाल दी जाती है तो वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं, ठीक है, आसानी से। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों का उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर किन किन को दिखाया जाता है? देशों, अमेरिका, जापान, जितने भी पृथ्वी पर देश पाए जाते हैं, सभी देश, सभी महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो आगे चलते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी पर हमें कोई बिंदु लगाना तो बहुत मुश्किल है, मतलब कोई लगा ही नहीं सकता। तो हमने पृथ्वी का ही प्रारूप बनाकर उसके ऊपर हमने जो रेखाएं वो खींची हैं, जो मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो वो है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है, ठीक है। सुई कौन सी होती है? ये अक्ष है, ठीक है। ये सुई है, ये इसके बीचों बीच घुसा के रखी है, ये अक्ष है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उत्तर ध्रुव तथा नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ठीक है। ये तो हमने एक काल्पनिक पृथ्वी का आकार बनाया है, ठीक है। तो मगर उसमें कोई, पृथ्वी में कोई सुई नहीं होती, वह अपने अक्ष पर ही घूमती है, चारों ओर घूमते, जो एक काल्पनिक है, जो मानव निर्मित है, एक काल्पनिक है। यह एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। ग्लोब में बिल्कुल बीचों बीच
यह विषुवत वृत्त रेखा है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा क्या है? यह विभिन्न स्थानों की उनके मतलब स्थिति बताती है, टाइम बताती है। ठीक है, जहां जहां से यह होकर गुजरती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक है। जो विषुवत वृत्त रेखा है वो पृथ्वी पर कहां 0 डिग्री पर दर्शाई जाती है। ठीक है। चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अंत इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश विषुवत वृत्त रेखा से 90 अंश उत्तर में और 90 अंश दक्षिण में। ठीक है। और तथा अंश दक्षिण की अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के ऊपरी अक्षांश की रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के समांतर को कहा जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्य उसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2। ठीक है। चित्र 2.2 में साफ दिखता है। चित्र 2.2 ये है, ये रहा चित्र 2.2। ठीक है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ देखो 20 डिग्री उत्तर में भी है और 20 डिग्री दक्षिण में भी है। तो ठीक है, महाराष्ट्र भी आ जाता है और अपना बेलो होरिज़ोंटे भी आ जाता है। तो आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है, तो इसको ध्यान से देखिए। विषुवत वृत्त रेखा 0 डिग्री पर है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है। अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं, कौन सी हैं? आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? कर्क रेखा। तो हम ऊपर देखते हैं, ये देखो, ये है हमारी जो बिल्कुल मध्य, पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में होकर गुजरती है। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह सारा 90 डिग्री में है और ये 90 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर। ठीक है। उष्णकटिबंधीय है और कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, यह है मकर रेखा है। दक्षिण में जो है वो मकर रेखा है और जो उत्तर में है वो कर्क रेखा है। ठीक है। और ये क्या है? उत्तरी शीत कटिबंधीय और दक्षिणी शीत कटिबंधीय। ठीक है। तो इसमें प्रॉपर दिखाया गया है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में है। दूसरा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है। कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री उत्तर में है मगर जो, और मकर रेखा विषुवत वृत्त रेखा के दक्षिण में है, वो भी 23.5 डिग्री दक्षिण में। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है। तो आगे चलते हैं।
पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। किस प्रकार होता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, उसको उष्ण कटिबंधीय क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। इस प्रकार हमारे बिल्कुल जैसे यह सूरज है और यह हमारा सिर है, तो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार हमारे सिर पर नहीं होता, ये तिरछा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, नॉर्मल होता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए वह शीत कटिबंधीय है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ठंड होती है इन क्षेत्रों में। देशांतर क्या है? आप पढ़ते हैं हम, देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंग द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस, ठीक है, द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर या याम्योत्तर, ठीक है, ये देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, ये देशांतर रेखाएं, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं वो समांतर रेखाएं, समानांतर रेखा। ठीक है, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर या याम्योत्तर आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं। ठीक है, तो यह किस लिए होती हैं देशांतर और समानांतर रेखाएं? मिनट को, अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित इनसे ही किया जाता है। और भी कई प्रकार की जानकारियां इन रेखाओं से ही ली जाती है। आगे चलते हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। तो क्या मान है इसका? 0 डिग्री देशांतर। तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। क्या करते हैं? 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है, मतलब बांटते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। तो बांटने के लिए इन रेखाओं को, इन अक्षरों का उपयोग किया जाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, जबकि ये पृथ्वी पर नहीं है, ये हमने पृथ्वी का जो प्रारूप बनाया उसमें देखने के लिए इन अक्षरों का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर
याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु क्या है? यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं। यह हो गया प्रमुख जो बीच की रेखा है। जैसे हमने विषुवत वृत्त रेखा देखी थी, बिल्कुल समानांतर, ये समानांतर होती हैं ये वाली रेखाएं और ये देशांतर होती हैं। ठीक है, वैसे ही इस उत्तर से दक्षिण में आने वाली जो भी रेखा है उन्हें देशांतर कहते हैं और मध्य रेखा यही है, प्रमुख याम्योत्तर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो अब ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। चलो, तो इसमें यही बताया हुआ है कि हिंद महासागर कहाँ पर है और प्रशांत महासागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर, महासागरों के बारे में दर्शाया हुआ है। इसमें आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देशांतर और समय। तो अब हम पढ़ेंगे देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा और समय की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त, मतलब सूर्य जब उगता है उसे सूर्योदय कहते हैं, सूर्यास्त जब छिपता है प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। जो पहले के लोग होते थे वह सूर्य से ही समय का पता लगाते थे। ठीक है, तो सबसे अच्छा साधन यही है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। तो परछाई से समय का अनुमान लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कहाँ चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चक्कर लगाती है। अंततः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। क्या करती है? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 24 आवर्स में अपने ही अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो जब हमारे यहाँ 12 बजते हैं तो आप सूर्य हमारे बिल्कुल सिर पर होता है। ठीक है, तो आप भी ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। हम मानक समय को क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से
देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारा तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यान में उतर गई। यह थोड़ा ऐसे ही है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत, तो नीचे देख लेते हैं आप एक बारी। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहाँ का समय? भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। किससे? ग्रीनिच से। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, तो कितने घंटे आगे हो गया भारत? 5.5 घंटे। ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। जो रूस है उस रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। इसलिए अपनाया गया है क्योंकि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ अलग अलग बहुत सारे वो हैं समय होते हैं, इसलिए 11 मानक समयों को दर्शाया गया। तो आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई किसी चैप्टर और वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।